हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो कि कम से कम 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 नंबर के सवाल आपके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सत्र में या पिछले विगत सालों में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उन्हीं के प्रैक्टिस सेट से लिए गए ये सारे क्वेश्चंस हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पे। इसमें लिखा है बच्चों, पहला विद्युत विभव का मात्रक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, ये आपको पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो विद्युत विभव के मात्रक में पहला है जूल प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर दूसरा, तीसरा जूल कूलाम, फिर चौथा जूल प्रति कूलाम मीटर। तो बच्चों, पोटेंशियल का मात्रक अगर निकालना है तो हमको फार्मूला पता है, पोटेंशियल V इक्वल्स W/Q होता है। जहां ये वर्क डन है तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, और Q आवेश है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम। तो वोल्टेज की यूनिट क्या हो गई, जूल प्रति कूलाम। ये इसकी यूनिट, मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्यरत है। मान लो बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2। ये कहीं पर रखे गए हैं, सपोज फ्री स्पेस में है। जब ये फ्री स्पेस में है उस समय इनके बीच काम करने वाला फोर्स है F के बराबर। तो ये फोर्स काम कर रहा है। अब इसके बाद कहा गया कि यदि आवेशों को परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तो अगर आवेशों को परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं, मतलब ऐसे किसी मीडियम में रख देते हैं जहां पे मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। तो बच्चों, परावैद्युत का काम ही होता है कि वैद्युत बल को कम कर देना। इतना कम कर देता है जितना इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो अगर पहले फोर्स F था और फिर उसी चार्ज को उतनी डिस्टेंस पे हम K परावैद्युत वाले माध्यम में रख देते हैं, तो जो नया फोर्स हो जाएगा फोर्स इन मीडियम, मतलब ऐसे मीडियम में जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा गया है। इसको दिखा देते हैं Fm से। तो जो Fm की वैल्यू होती है ये बच्चों F/K K के बराबर हो जाती है, मतलब फोर्स 1/K टाइम्स ऑफ Pf हो जाता है। या हम लोग इसी से K को भी डिफाइन करते हैं। तो K किसके बराबर होता है, तो निर्वात में दो चार्ज के बीच बल और मीडियम में दो चार्ज के बीच बल के रेशियो को ही उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। तो अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, F/K। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। F/K इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी। ओके, तो हमसे दिया गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। फिर प्रेरकत्व दिया गया है, यल का मान है 10 हेनरी, और वोल्टेज दिया गया है जो जोड़ा गया है वो है 50 वोल्ट की। तो हमसे पूछ लिया कुंडली में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुंडली में धारा निकाल लें। तो धारा का फार्मूला V बराबर I इंटू R का यूज करते हैं। तो यहाँ से I बराबर V/R आ जाएगा। तो I बराबर वोल्टेज की वैल्यू 50, R की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। अब देखो, कुंडली में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, इसके लिए या इंडक्टर, कॉइल को ही हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं इसमें।
जो एनर्जी स्टोर होती है इसका फार्मूला है E इज इक्वल्स हाफ Li², ये इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे। E बराबर 1/2, L की वैल्यू है 10, I का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 और 25 125, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 इतने जूल, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर होगी 125 जूल। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बाबू, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का एक गुटका रख दिया जाता है। तो पहले तो एक धब्बा जो हमको दिख रहा है वो उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा कांच का गुटका रखा जाता है। इसका मतलब पहले जो रियल उसकी डेप्थ है, जो रियल गहराई है वो बिंदु की या धब्बे की, वो है 6 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 का, फिर कांच का, फिर दिया गया है कांच का गुटका रख दिया है धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन, मतलब धब्बा कितना ऊपर उठ जाएगा। तो धब्बा कितना ऊपर उठ जाएगा, इसके लिए हम सबसे पहले अपरेंट डेप्थ निकाल लें कितनी होगी। तो बच्चों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ कितना है 6, अपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये dA और इधर बराबर क्या मिल जाएगा अपवर्तनांक का मान 1.5। ओके, तो एन की वैल्यू 1.56 बटे इतना, तो डी इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 15 चौक 60, मतलब ये हो जाएगा डी ए अपरेंट डेप्थ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो पहले जो धब्बा था ये कांच के गुटके से 6, मतलब जब कांच का गुटका नहीं था तो उस समय 6 सेंटीमीटर इसकी रियल डेप्थ थी। अब ऊपर से जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो ऊपर से देखने के बाद ये हमको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब कहा दिया कितना विस्थापित हो गया, तो टोटल 6, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4, तो बचेगा कितना ये वाली डिस्टेंस, तो आंसर है 2 सेंटीमीटर। तो धब्बे का विस्थापन अगर लिखें तो धब्बे का विस्थापन, तो ये हमको मिल जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखो नाम में ही यहाँ पे दे दिया गया कला संबद्ध। कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है या कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं? तो देखो ऐसी वेव्स, अगर किसी मीडियम में दो वेव्स साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, और टाइम के साथ, समय के साथ उनका जो फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो फेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको कोहेरेंट वेव्स बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे। ये है, और ये तरंगे जिन सोर्स से निकलती हैं, जिस स्रोत से निकलती हैं, उस स्रोत को हम लोग कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत। तो अब कला संबद्ध क्या होते हैं? ऐसी तरंगे जो
या जिनके बीच समय के साथ कालांतर या फेज डिफरेंस स्थिर होता है, कालांतर नियत रहता है, ऐसी तरंगों को कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। और जिन स्रोत से निकलती है उसको कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो कौन सी सही होगी? एक समान तरंग दैर्घ्य नहीं, एक समान वेग ये भी नहीं, एक समान आवृत्ति ये भी नहीं, नियत कालांतर। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज दिया गया है? लिखा एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ, एक अर्धचालक डिवाइस है वह एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो मान लो बच्चों की ये कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस पहले समझ लेते हैं सवाल को। तो परिपथ में धारा प्रवाहित है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ में धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस की युक्ति हो सकती है। तो देखो प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, पी टाइप में भी ऐसा नहीं होता, ये एन टाइप लिखा है, एन टाइप में भी ऐसा नहीं होता। बचा है पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड में ये चीज होती है, डायोड में ये चीज होती है। ये वाला ऑप्शन सही है, डायोड वाला ऑप्शन सही है। डायोड में कैसे ये चीज हो सकती है? तो हम लोग बच्चों पढ़े हैं बायसिंग ऑफ डायोड, बायसिंग ऑफ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग। तो बायसिंग दो तरीके की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड का बिहेवियर है वो कंडक्टर की तरह होता है, सुचालक की तरह होता है। और जो रिवर्स बायसिंग में है उसमें इसका जो बिहेवियर है वो एज ए इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, धारा शून्य हो जाती है। तो इसमें जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो इसमें जो बैटरी की पोलैरिटी होती है उसमें हम डायोड के पी टाइप को प्लस से जोड़ देते हैं और एन टाइप को माइनस से जोड़ देते हैं। अब कहा गया कि जब इसकी ध्रुवता बदल देंगे तो पी टाइप जुड़ जाएगा माइनस पे और जो एन टाइप होगा वो जुड़ जाएगा प्लस पे। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये देखो जब P प्लस एन माइनस पे जुड़ा है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से P टाइप, माइनस टर्मिनल से एन टाइप जुड़ा है तो फॉरवर्ड बायसिंग है। और जैसे ही इसको उलट देंगे तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में इंसुलेटर मतलब धारा जीरो। तो ऐसा डायोड में होता है। तो कौन सी डिवाइस हो सकती है? डायोड। तो डायोड वाला ऑप्शन सही है और बाकी जितने ऑप्शन दिए उसमें ये जवाब सही नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है चांदी का परावैद्युतांक K का मान होता है। तो बच्चों जानते रहो जो चांदी है, सिल्वर जो है, सिल्वर या जितने भी मेटल्स की बात करें, सिल्वर ही क्या है, जितने भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सब के लिए मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो कोई भी धातु दे दिया जाए, लोहा सोना चांदी कुछ भी दे दिया जाए, अगर मेटल है तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और जो एयर होता है उसके लिए +1 होती है, एयर या फ्री स्पेस के लिए, तो ये इसके वैल्यू होती है। तो इसमें चांदी एक मेटल हो गया, तो अगर ये एक मेटल है तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी, तो के की वैल्यू अनंत। ये वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान? तो इस क्वेश्चन पे देखिए, देखा पतले प्रिज्म के, अभी पहले में दे दिया है कि प्रिज्म हमारा कैसा है? पतला। अब पतले प्रिज्म के लिए हमको फार्मूला पता है विचलन का, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है। ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। ओके, अब हमसे कहा गया कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, n हमको फाइंड करना है। यदि उसके अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण को प्रिज्म कोण भी कहते हैं या शीर्ष कोण भी कहते हैं। तो अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण ये दोनों समान है।
तो इसी में मान रख दो, इसमें मान रख दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एम के स्थान पे ए लिख लें, क्योंकि ए और डेल्टा एम बराबर है, तो डेल्टा एम के स्थान पे ए लिख लो। तो ए बराबर n माइनस वन इंटू ए, एक थे ए से ए मर गया तो इधर हो जाएगा एक बराबर n माइनस वन, एन ए को इधर पक्षांतर कर दो तो 1 + 1 बराबर n, या हम लिख सकते हैं n बराबर 2। कितना लिखेंगे? 2। तो ये वाला इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे एक इक्वेशन दिया है, लिखा है समीकरण 4 1H1, मतलब 4 प्रोटॉन आपस में ऐड हो रहे हैं, या 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में ऐड हो रहे हैं। फिर इसके बाद ये एक हीलियम बना रहे हैं, एक हीलियम बना, 2 पॉजिट्रॉन बना, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकली, साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकली। तो ये कहा गया है समीकरण किसको व्यक्त करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे नाभिकीय विघटन की, तो नाभिकीय विघटन वाली प्रोसेस ये नहीं है, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं और उसमें खैर नाभिक से ही अल्फा बीटा कर निकलते हैं, तो नाभिकीय विघटन वाली प्रोसेस नहीं हो सकती। तो ये वाली प्रोसेस नहीं है, मतलब सी वाला जवाब गलत है। नाभिकीय विखंडन की बात कर लें तो विखंडन में भी जब हम लोग किसी एक हैवी न्यूक्लियस पे, जैसे यूरेनियम 235 ले लिया या तो 236 ही ले लिया, इस पे जब हम न्यूट्रॉन की सावरिंग कराते हैं तो एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। जैसे मान लो ये टूट गया, क्रिप्टॉन में टूट गया, और फिर प्लस बेरियम में टूट गया। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो विखंडन को शो करती थी। यहाँ पे टूट तो रहा नहीं है, मतलब विखंडन में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं, तो बचा कौन सा? नाभिकीय संलयन। वैसे ट्रिक समझ लो, ये सब तो जो है तो ये है, लेकिन जहां पे 4 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, यहाँ पे देखो जुड़ रहे हैं, 4 1H1 का मतलब 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हीलियम बना है। तो देखो हीलियम 2 हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अब जब 2 मतलब हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण हो, इसमें जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने वाली रिएक्शन संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? संलयन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो मूल कण नहीं? तो पॉजिट्रॉन एक मूल कण होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन के जो टूटने से एक पॉजिट्रॉन बनता है, तो ये कहलाएगा कि ये एक मूल कण है, ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अल्फा कण फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अल्फा कण जो होता है ये 2 प्रोटॉन के मिलने से बनता है, इसलिए अल्फा कण जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मूल कण नहीं है। इसलिए जो सही जवाब हो जाएगा ये तीसरा वाला अल्फा कण सही जवाब होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा? तो सवाल में देखिए लिखा है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को N से दिखाया गया है। स्रोत की फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाया गया है? N से। तो ये N से दिखाया गया है। तथा अनुनादी रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी है NR। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी?
तो धारा विभव से पश्चगामी कब होती है? तो अब इसमें बच्चों ये जानते रहो, देखो धारा पश्चगामी तब होती है जब स्रोत की आवृत्ति रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति से अधिक होती है, तो धारा पश्चगामी। इस स्थिति में क्या होती है? धारा पश्चगामी। और अगर मान लो कि स्रोत की आवृत्ति रिसोनेंट आवृत्ति से कम है, तो इस स्थिति में धारा अग्रगामी होती है। और फिर तीसरा है, अगर दोनों इक्वल है तब उस समय अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई आगे या पीछे नहीं चलता। तो ये चीज होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये वाला जवाब सही होगा। आगे चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है बच्चों कि 1/μ0 का मात्रक क्या होता है? तो 1/μ0 की यूनिट क्या होती है? इसमें देखो, पहले तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये ऑप्शन ये। ओके, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1/μ0 का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड प्रति मीटर। तो कौन सा जवाब सही होगा? इसके लिए देखते हैं हम लोग बच्चों। जो 1 अगर हम लोग μ0 और ε0 के बीच का रिलेशन देखें तो इसको हम लोग इस फार्मूले से दिखाते हैं, C बराबर 1/√μ0 ε0। यहाँ पे जो C है ये स्पीड ऑफ लाइट को दिखाती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हमको 1/μ0 ε0 पूछा गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो C² बराबर 1/μ0 ε0। तो C का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1/μ0 ε। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला वाला जवाब सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि समीकरण E बराबर PC, जहां E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू करते हैं। बच्चों ये फोटॉन के लिए संवेग और ऊर्जा के बीच संबंध को बताने वाला समीकरण है। तो ये जानते रहिए, ये केवल फोटॉन के लिए इक्वेशन लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एवं फोटॉन के लिए तो नहीं, दोनों के लिए नहीं होता। फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं, ये भी गलत जवाब है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो गलत हो ही है। इसमें लिखा नहीं, एक मिनट, इसमें ये वाला जो जवाब है फोटॉन के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ये वाला जवाब इसमें सही जवाब है। ना इलेक्ट्रॉन ना फोटॉन, ये नहीं, ये वाला जवाब, दूसरा वाला जवाब सही जवाब होगा। तो ये फोटॉन के लिए इक्वेशन सही होता है। और इक्वेशन कहाँ से आता है? तो ये इक्वेशन भी आप समझ सकते हो। देखो जो फार्मूला होता है, अगर हम लोग देखें फोटॉन की एनर्जी का, तो E बराबर hν होता है या hc/λ होता है। E बराबर डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार लैम्डा बराबर h/p होता है या P बराबर h/λ होता है। तो जहां h/λ लिखा गया है इसमें, बस वहीं पे आप लिख दो P, तो ये हो जाएगा E बराबर P × C। तो ये इक्वेशन फोटॉन के लिए बनता है।
तो फोटॉन के लिए ये समीकरण है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14वां वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक ही जैसी, जैसे ही एक, ये एक ही जैसे है, एक ही जैसे धातु एवं अर्धचालक, मतलब एक मेटल लिया गया है और एक अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो दोनों की चालकता बढ़ जाती है? नहीं बच्चों, जब हम लोग मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता है, वो घटती है, इसका प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। जबकि अगर हम वहीं पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी या चालकता, वो बढ़ती है। ये तो कहा गया दोनों अगर एक जैसे हैं, धातु और अर्धचालक हैं, तो ताप बढ़ाने पर दोनों की चालकता बढ़ती है? ये तो नहीं होगा। दोनों की चालकता घटती है? भी नहीं होगा। धातु की चालकता कभी नहीं बढ़ती, धातु की चालकता घट जाती है, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में देखो वो नंबरिंग सही नहीं किया गया है, 1 2 2 फिर दे दिया गया, वैसे ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बाइसिंग समझाया था। अगर आपको बाइसिंग समझ में आ गया है डायोड की, तो हमको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डायोड की जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में कब होगी और रिवर्स बाइसिंग में कब होगी, ये आपको हमको बताना है। कब रिवर्स बाइसिंग में होता है, कब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, और दोनों के समय, मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, जब रिवर्स बाइसिंग में होगा, तब दोनों में से कब धारा का प्रवाह करेगा, कब धारा का प्रवाह नहीं करेगा। इतनी सी चीज आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, इसको आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या जवाब सही है। ओके, तो अभी सवाल पे आते हैं। लिखा है चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। यहां से देखो बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो इधर वाला पूरा सिरा निगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, ये माइनस वाला है तो ये माइनस पे, और ये प्लस वाला है तो इधर वाला पूरा सिरा प्लस पे है। इस डायोड को देखो तो डायोड का ये पी टाइप है और ये वाला एन टाइप है। डायोड का पी टाइप माइनस टर्मिनल पे है और एन टाइप प्लस टर्मिनल पे है, तो ये डायोड की बाइसिंग कैसी है, रिवर्स। और रिवर्स बाइसिंग में डायोड कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो इतने से जगह पे यहां से लेकर के यहां तक वाले इस पूरे परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो जितनी करंट यहां से जाएगी वो सभी करंट इस 10 ओम वाले से होकर के तब इस सर्किट में चली आएगी। तो हमसे कहा गया ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम। कितना होगा, 10 ओम। तो ये पूरे सर्किट में काम करेगा, तो 10 ओम सही जवाब होगा इसका। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें कहा गया है एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे, अब एमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होता है, ताकि ये धारा को यथार्थता पूर्वक नाप सके, या जो करंट वो यूज करेगा और जो हमको करंट नापनी है दोनों के मान में इतना कम अंतर रहे, मतलब जो करंट नापे उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहे, इतना कम अंतर रहे कि उसको हम निगलेक्ट कर सके। तो बहुत या अधिक गर्म नहीं होता, इसे कोई बात नहीं, अधिक धारा नहीं लेता है भी कोई, अधिक धारा नाप सकता है, ये भी कोई बात नहीं है। यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता, ये सही।
मतलब इतना ज्यादा करंट नहीं चेंज कर देता। मतलब अब 10 एम्पियर जा रही है, एमीटर लगा देते, एमीटर को भी तो थोड़ी बहुत धारा चाहिए ही होती है ताकि ये अपने संकेतक को घुमा सके। तो कुछ सर्किट की करंट को यूज करता है, तो इतना कम करंट यूज करे कि जो हम लोग करंट नाप रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो पाए, कोई विशेष परिवर्तन ना हो। इसलिए कहा गया प्रेक्षणी परिवर्तन नहीं करता। अगर इतना करंट यूज कर लेता 10 एम्पियर 2 एम्पियर खुद देता 8 एम्पियर, तो प्रेक्षणी परिवर्तन हो गए। तो हम समझ रहे ना 2 एम्पियर यही खा गया, तो ऐसी कोई बात नहीं करता है। इसलिए हम लोग इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखते। ये वाला जवाब इसमें सही होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये मैक्सवेल के इक्वेशन से या मैक्सवेल के अनुसार हमेशा एक जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, त्वरित आवेश होता है, वही उत्पन्न करता है। जब भी किसी मीडियम में कोई चार्ज पार्टिकल बहुत उच्च आवृत्ति के साथ त्वरित गति करता है या एक्सीलरेट करता है या ऑसिलेट करता है, तो अपनी एनर्जी को वेव्स के फॉर्म में इमिट करता है। और जो वेव्स के फॉर्म में इमिट करता है वो वेव्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये इनके प्रोपेगेशन के लिए किसी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपन होते हैं एक दूसरे के लंबवत और सेम फेज में होते हैं, और इन दोनों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो ये सभी मतलब जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। तो कहा गया विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके द्वारा उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है, तो त्वरित आवेश द्वारा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लांक नियतांक की विमा क्या है। प्लांक नियतांक जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं, एच का मात्रक होता है जूल सेकंड, जूल वर्ग की यूनिट है, वर्ग इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। फिर गुणे ये तो सेकंड है ही, फोर्स की यूनिट न्यूटन या ये बल हो गया, और फिर गुणे डी दूरी या विस्थापन, फिर गुणे सेकंड। तो लास्ट में हमको क्या मिला, बल गुणे दूरी और फिर गुणे समय। सेकंड समय का, ये दूरी है, ये बल, तो ये इसके बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 19, एक समान विद्युत वाहक बल E बराबर एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2, दो सेले हैं उसके विद्युत वाहक बल समान है E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई। जो समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए इसका तुल्य विभव E तथा आंतरिक प्रतिरोध R का सही विकल्प क्या होगा। तो अब देखो हमने कहा कि वोल्टेज समान रहता है, तो माइनस प्लस वाला ऑप्शन तो ये दुई थे तो गायब हो गया। ये दोनों में देखेंगे तो दोनों में E1 बराबर E2 है, ये है E बराबर E1 बराबर E2, इसमें भी है। लेकिन याद रखो जो नेट रेजिस्टेंस होता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, तो ये R1 से भी कम R2 से भी कम। इसमें तो ज्यादा दिखाया कि तुल्य प्रतिरोध R जो है वो R1 से भी ज्यादा, R2 से, तो ये वाला चीज हो नहीं सकता। तो बचेगा कौन सा, तीसरा वाला, ये वाला जवाब सही। आज ये अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का मिश्रण किया जाता है तो चालकता, अर्धचालक की चालकता। बच्चों सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जो अर्धचालक होता है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक जिसको हम लोग इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, या एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वाह अर्धचालक। तो इसमें होता क्या है, जो इंट्रिंसिक होता है उसमें प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम होते हैं, इसकी चालकता बहुत कम होती है। तो हम इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें
त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट पंच संयोजी तत्वों के परमाणुओं को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। तो जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। तो इम्प्योरिटी इसीलिए मिलाई जाती है ताकि इसकी चालकता बढ़े। चालकता जो प्योर सेमीकंडक्टर की थी वो कम होती है, तो इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें इम्प्योरिटी को या अशुद्धि को मिलाते हैं। तो अशुद्धि को मिलाने से इसकी चालकता बढ़ती है, तो चालकता घट जाती है, शून्य होती है, वही रहती है, सब गलत जवाब, बढ़ जाती है, यही वाला जवाब सही। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। अब सही तथ्य को चिन्हित करना है। लिखा है वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, गलत बात है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होना चाहिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये वाली बात सही लग रही है। आगे देख लेते हैं। एमीटर का प्रतिरोध, ये भी गलत बात है, इसका प्रतिरोध अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक नहीं है, ऐसी कोई बात। कम होना तो होता है लेकिन धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक इस पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें बचा है वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यही वाला जवाब सही है। मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो सही जवाब होगा, ये ऑप्शन सेकंड। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए। तो ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, ए की मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम सही जवाब होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या चीज दिया गया है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। चल कुंडली धारा मापी, बच्चों इसमें दो तरीके की सेंसिटिविटी, चाहे हम करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें। करंट सेंसिटिविटी होती है NAB डिवाइड बाई I, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है NAB बाई V। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो करंट सेंसिटिविटी में फेरों की संख्या, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से धारा सुग्राहिता का मान बढ़ता है। करंट की वैल्यू इसमें फार्मूले में ये I और V नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं जैसे करंट सेंसिटिविटी में ये चीज C होती है, ये चीज है C, और यहाँ पे ये चीज होता है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं C इंटू R। अब सही, हाँ। तो देखो करंट सेंसिटिविटी, ये फार्मूला बताया गया होगा स्कूल में तो या क्लास में, तो ये चीज होती है। तो ये SI बराबर करंट सेंसिटिविटी NAB बाई C, वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB बाई C इंटू R। तो जो NAB है मतलब फेरों की संख्या, एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको बढ़ाने से धारा सुग्राहिता बढ़ती है। NAB इसको बढ़ाने से वोल्टेज सुग्राहिता भी बढ़ती है। तो कहा गया कि धारा मापी की सुग्राहिता, चाहे धारा या वोल्टेज कोई भी हो, किसको बढ़ाने से बढ़ा दी, कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर। अगर क्षेत्रफल कम होगा तब तो ये भी कम हो जाएगा, मतलब ये गलत जवाब है। कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर N कम होगा तो सुग्राहिता कम हो जाएगी, ये भी गलत जवाब। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर A बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता दोनों बढ़ेगा, सही जवाब। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर B घटाएंगे तो घट जाएगा, तो सुग्राहिता घट जाएगा, गलत जवाब। मतलब कौन सा जवाब इसमें सही है, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके किसी भी चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, एक आदर्श PN संधि के अग्र दिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग एवं रिवर्स बायसिंग में किसी भी PN जंक्शन डायोड के रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे।
अभी डायोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसके पहले भी हमने आपको होमवर्क में दिया, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। ये आप अपना खुद से वर्क करके और हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ओके, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा नहीं, आप ये बताएंगे कि क्या सही है, उसको लिख करके काला अनंत और शून्य ये इस तरीके से लिख करके बताएंगे, या ऑप्शन भी बता सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सेक्शन का, तो उसके बाद हम लोग जल्दी ही न्यूमेरिकल की अगली सीरीज पे पहुंचने वाले हैं। सब मैटर है, सब खाली अपलोडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू चल रहा है आजकल, तो उसी की वजह थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अपलोडिंग आपको बराबर मिलती रहेगी। तब तक अन्य जितने भी सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री या इस जितने अपलोड हो रहे हैं उस पर आप खूब अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए खूब अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? नहीं। ये यांत्रिक तरंगे हैं? ये भी नहीं है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। यस, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही होगा कि जो द्रव्य तरंगे होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। तो अब हम लोग मिलते हैं बच्चों आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।